नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत एंशिएंट इंडिया का बुद्धिस्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक एजुकेशन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग बौद्ध शिक्षा के बारे में जानते हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा पर नजर डालें तो वैदिक शिक्षा के बाद बौद्ध शिक्षा का भारतीय शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में या भारतीय शिक्षा के इतिहास में और यूं कहें कि वैश्विक शिक्षा संप्रदाय के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बुद्ध ने या बौद्ध धर्म ने जो शिक्षा की व्यवस्था की थी या जो बुद्धिस्ट पीरियड था एजुकेशन का, उसने वो सारे कार्य किए जो वैदिक पीरियड में नहीं हुए थे या जो वैदिक पीरियड की डिमेरिट्स थी उनको दूर किया। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है बुद्धिस्ट एजुकेशन पर। अब बौद्ध शिक्षा या बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ध्यान रहे कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी ही जो टीचिंग थी, उनकी ही जो शिक्षा थी, वही शिक्षा बौद्ध शिक्षा के कोर में है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द कोर टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, या भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे या उनकी जो शिक्षा थी, उनके जो बताए गए रास्ते थे, उन्हीं रास्तों, उन्हीं के उपदेशों पर केंद्रित ये पूर्णतया शिक्षा व्यवस्था थी। बुद्ध हम सभी जानते हैं कि 600 BC यानी 1536 में लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, वहां पर जन्म हुआ था और वो भारत के कई स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया और वहां पर जाकर के अपनी बातों का, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया और उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश थे उनको उनके शिष्यों ने संकलित किया और फिर उनके वो संकलित उपदेश ही आगे चल के बौद्ध शिक्षा का एक आधार बने। तो जब हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा की। क्लियर? अब हमें यहां पर क्या समझना है, बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टम ठीक उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हमने वैदिक पीरियड में समझने की कोशिश की थी, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस रहा हो, चाहे वो ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन रहा हो, टीचर रहा हो, स्टूडेंट रहा हो, करिकुलम रहा हो, टीचिंग मेथड रहा हो, डिसिप्लिन रहा हो या इंस्टीट्यूशंस रहे हो। तो यहाँ पर भी हम लोग जो टच करेंगे वो हम यहाँ पर एम के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हम ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर मोड ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। करिकुलम के बारे में बात करेंगे। टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, टीचर के बारे में बात करेंगे,
स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो पॉइंट होंगे इस टॉपिक में डिस्कशन के वो ये होंगे, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को हमें इनिशियल स्टेज पर ही डिस्कस करना होगा। जो यहाँ पर आ गए तो इनका कोई फिक्स सीरियल नंबर नहीं है, इससे परेशान नहीं होना। बस हमें करना क्या है, हमें इस टॉपिक में इन सारे पॉइंट्स को शामिल करना है। इन सारे पॉइंट्स पर हमें बौद्ध शिक्षा को या बौद्धिक बुद्ध जो हमारी शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा है, उसको समझना है। तो सबसे पहले एम के बारे में बात करते हैं, यानी उसका लक्ष्य क्या था। एम क्या था बौद्ध, यानी एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है उसका जो एम था, बेसिकली उसके 3 कोर एम थे। पहला था डिसिप्लिन यानी अनुशासन, दूसरा था मेडिटेशन यानी ध्यान, और तीसरा था अनुत्तर सम्यक संबोधि, या इसी को हम लोग निर्माण कहते हैं। और इसे हम लोग अगर हम कहें तो इसको हम अनुत्तर सम्यक संबोधि इसे कहते हैं। तो अगर हमें बुद्ध शिक्षा के लक्ष्य के बारे में बात की जाए तो बुद्ध शिक्षा का या बौद्ध जो हमारी बौद्धिक शिक्षा थी, वो बौद्धिक शिक्षा का जो अल्टीमेट गोल था वो था निर्माण की बात, टू अचीव निर्माण। निर्माण का मतलब है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना। देखिए जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म श्रमण संप्रदाय से निकला हुआ एक भारतीय नास्तिक दर्शन है पहले, क्योंकि बौद्धिक शिक्षा को समझने के लिए हमें बौद्ध दर्शन को थोड़ा सा समझना होगा। बौद्ध दर्शन है क्या? बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जो श्रमण संप्रदाय से निकला है। एक श्रमण मूवमेंट इंडिया में चला था। अब ये श्रमण मूवमेंट क्या होता है ये एक अलग टॉपिक होगा। श्रमण मूवमेंट का मतलब है कि जो भगवान को नहीं मानते थे। तो श्रमण मूवमेंट का या श्रमण संप्रदाय से निकला हुआ एक दार्शनिक चिंतन है, एक भारतीय दार्शनिक चिंतन है बौद्ध। अब बुद्ध का मानना था, जो बौद्धिक दर्शन था उसका जो कोर था वो था लॉ ऑफ कर्म, अर्थात जो बुद्ध थे वो कर्म के सिद्धांत को मानते थे और रीबर्थ को मानते थे, लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। अर्थात बुद्धिस्ट फिलॉसफी is based on the law of karma and follow the principle of rebirth, but not accept the existence of God. ईश्वर को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो कर्म को ही एक यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन या सार्वभौमिक सिद्धांत मानते थे। अर्थात कर्म ही सार्वभौमिक सिद्धांत है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करते थे। तो बौद्ध दर्शन है क्या? एक श्रमण संप्रदाय का दर्शन है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करते चलना है। सिंपली बौद्ध दर्शन क्या है? श्रमण संप्रदाय का दर्शन है। श्रमण संप्रदाय का मतलब एक नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन कर्म के सिद्धांत को मानता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ये ईश्वर की जगह कर्म को ही ईश्वर की संज्ञा देता है। तो ये जो शिक्षा थी,
इस शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था वो था निर्माण की प्राप्ति। निर्माण को एक तरीके से हम मोक्ष की ही तुलना कर सकते हैं। तो जिस प्रकार वैदिक शिक्षा में शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति, इसी तरह से बौद्ध शिक्षा में शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था वो था निर्माण की प्राप्ति। और निर्माण को हम पाली भाषा में क्या कहते हैं? अनुत्तर सम्यक संबोधि। तो निर्माण क्या है? एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन चूंकि जो बौद्ध दर्शन था वो पाली भाषा में था, ज्यादातर जो उपदेश थे बुद्ध के वो पाली भाषा में उन्होंने दिए, तो पाली भाषा में उसको हम अनुत्तर सम्यक संबोधि कहते हैं, लेकिन जिसका हम मतलब निर्माण से लगा सकते हैं। तो अनुशासन, ध्यान और निर्माण यही कोर पॉइंट थे, जिसमें से निर्माण जो था वो लास्ट उद्देश्य था। क्योंकि निर्माण को प्राप्ति के लिए निर्माण कैसे मिलेगा? आपको ऐसे ही मिलेगा, यानी आपको सबसे पहले अनुशासन में रखना होगा। यानी उन्होंने जो 5 महाव्रत बताए, जिसमें अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अनुशासन, ये 5 महाव्रत के थ्रू ही आप निर्माण प्राप्त कर सकते थे। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया बौद्ध शिक्षा का। बौद्ध शिक्षा का हमने उद्देश्य जाना, तो हमें पता ही चला कि बौद्ध शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था वो था निर्माण की प्राप्ति, और निर्माण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अनुशासन और ध्यान के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। तो जो डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड हम इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अनुशासन, सम्यक अनुशासन या सम्यक आचरण कह लीजिए, फिर यहाँ पर सम्यक व्यवहार या ज्ञान कह लीजिए मेडिटेशन के थ्रू, और फिर हम उसको निर्माण की प्राप्ति हो पाएगी। तो अल्टीमेट एम जब भी ध्यान में आए तो एम को आपको क्या ध्यान रखना है? निर्माण रखना है। और निर्माण को हम पाली भाषा में क्या कहते हैं? हम बोलते हैं अनुत्तर, यहाँ पर अनुत्तर सम्यक संबोधि कहते हैं। चलिए अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन, तो एडमिशन बुद्ध शिक्षा में या बौद्धिक शिक्षा में होता था प्रवज्जा संस्कार से। एडमिशन होता था प्रवज्जा सेरेमनी से। जैसे वैदिक पीरियड में उपनयन संस्कार से विद्या आरंभ होती थी या शिक्षा का आरंभ होता था, वैसे ही बौद्ध शिक्षा में या बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो एजुकेशन स्टार्ट होती थी वो प्रवज्जा संस्कार से या प्रवज्जा सेरेमनी से होती थी। और ये प्रवज्जा सेरेमनी होती थी एट एज ऑफ 8 years। ध्यान रखें, यहाँ पर 8 वर्ष की आयु में, मिनिमम 8 वर्ष की आयु में ही प्रवज्जा संस्कार होता था। वहां पर भी उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था, लेकिन वो ब्राह्मणों के लिए था। क्षत्रिय और वैश्य और के लिए जो वहां पर पीरियड था वो अलग अलग डिसाइडेड था, लेकिन यहाँ पर सभी वर्गों के लिए, सभी कास्ट के लिए, सभी जातियों के लिए जो समय था वो 8 वर्ष ही जो है वो निर्धारित था। दूसरी बात, इस संस्कार में हर जाति वर्ग के लोग भाग ले सकते थे, अर्थात चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो। जिस तरह वैदिक शिक्षा में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखा गया था, लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन ने हर कास्ट के, हमने कहा था कि बुद्धिस्ट एजुकेशन ने वो सारे रिफॉर्म किए थे जो वैदिक पीरियड में डिमेरिट्स के रूप में थे। तो वहां डिमेरिट्स क्या थी कि उसने शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन बौद्ध काल में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो इस प्रवज्जा संस्कार में शूद्र विद्यार्थी भी भाग ले सकते थे, और सभी की जो है, सभी जातियों के लिए जो प्रवेश की उम्र थी, जो एज लिमिट थी एडमिशन की, वो थी 8 years। इस संस्कार के अंतर्गत 1 दिन का ही संस्कार होता था, प्रवज्जा संस्कार। और इस संस्कार में जो विद्यार्थी था वो अपने
सिर के बाल कटवाता था और जो गेरुआ वस्त्र है वो धारण करके मठों और विहारों में जाता था या संघ में प्रवेश करता था और संघ में जाकर के ओथ लेता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ये 3 वर्ड्स उसको बोलने होते थे। और इन 3 वर्ड्स को बोलने के पश्चात जो स्टूडेंट होता था उसका एडमिशन कंप्लीट मान लिया जाता था, उसका वो संघ का या विहार का जो था या मठ का विद्यार्थी बन जाता था। तो एडमिशन कैसे होता था, यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि एडमिशन प्रवज्जा संस्कार के द्वारा होता था। प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था और इस संस्कार में प्रत्येक जाति के विद्यार्थी को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। और इस संस्कार के अंतर्गत विद्यार्थी एक शपथ लेता था जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ये 3 वाक्य जो थे वो उच्चारित किए जाते थे संस्कृत भाषा में। तो एडमिशन हो जाता था। अब एडमिशन जैसे ही हो जाता था तो एडमिशन के बाद हमें स्टूडेंट को समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन लिख गया है, लेकिन हम इसके बाद स्टूडेंट को देख लेते हैं। अब स्टूडेंट जैसे ही उसका प्रवज्जा संस्कार होता था या कंप्लीट होता था, वैसे ही उसका एडमिशन हम कहते हैं कंप्लीट हो जाता था। और जब एडमिशन कंप्लीट हो जाता था तो वो जो स्टूडेंट होता था उसको हम यहाँ पर सामनेर या उसको श्रमण कहा जाता था। उसको हम क्या कहते थे, सामने या उसको श्रवण की संज्ञा दी जाती थी। ध्यान रखें कि जिस तरीके से वैदिक शिक्षा में जब उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, विद्यार्थी को द्विज कहा जाता था या उसको ट्वाइस बर्थ कहा जाता था या ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक इसी प्रकार से बौद्धिक शिक्षा के अंतर्गत जब विद्यार्थी का प्रवज्जा संस्कार हो जाता था तो उस प्रवज्जा संस्कार के बाद विद्यार्थी को सामनेर या श्रवण के नाम से पुकारा जाता था। श्रवण किस लिए कहा गया कि ये श्रवण संप्रदाय से ही निकला, बौद्ध दर्शन या श्रवण संप्रदाय से निकला है, इसलिए हम उसको श्रवण कह देते थे। और सामनेर का मतलब, चूंकि जब प्रवज्जा संस्कार होता था तो प्रवज्जा संस्कार का मतलब जो होता है, अगर आपसे कहा जाए कि प्रवज्जा मीन्स होता क्या है, तो प्रवज्जा मीन्स का मतलब है गो आउट या गोइंग आउट कह लीजिए, यानी बाहर जाना। कई दफा इसका मतलब भी पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को भी मेंशन कर लीजिए। प्रवज्जा का मतलब है गोइंग आउट यानी बाहर जाना। तो सामनेर का मतलब है वो व्यक्ति जो अपना घर त्याग करके यानी घर छोड़ करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए जंगलों में जाता था। तो एक तरीके से वो जो गोइंग आउट का मतलब है बाहर जाना, तो प्रवज्जा का मतलब है बाहर जाना। चूंकि प्रवज्जा क्या है, ये भी पाली भाषा का शब्द है और इसका इंग्लिश में मतलब है गोइंग आउट, मतलब बाहर जाना। अर्थात विद्यार्थी जो था या जो बालक होता था 8 वर्ष की आयु में, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना जो घर है या अपने माता पिता को त्याग देता था और मठों एवं विहारों में जाकर के निवास करने लगता था या वहां रहता था। तो स्टूडेंट समझ में आया क्या है? तो जब कोई भी बच्चा स्टूडेंट कब बनता था? स्टूडेंट बनता था प्रवज्जा संस्कार के द्वारा। प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था और जब विद्यार्थी का प्रवज्जा संस्कार कंप्लीट हो जाता था या एडमिशन हो जाता था, या यूं कहें कि विद्यार्थी का जब मठों एवं विहारों में नामांकन हो जाता था, तो हम उस विद्यार्थी को सामनेर या श्रवण के नाम से पुकारते थे। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी की दिनचर्या होती थी या विद्यार्थी का जो जीवन होता था वो भी पूरी तरह से ब्रह्मचारी वाला ही था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य नहीं था, सेलिबेसी की लाइफ उसे भी जीनी था। तो उसका जो रूटीन होता था
वो रूटीन ठीक उसी तरीके से होता था स्टूडेंट का जैसा वैदिक पीरियड में होता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरु की सेवा करना, ये सारी चीजें, यानी लगभग रूटीन लाइफ वैसे ही होती थी। चूंकि रेसिडेंटल व्यवस्था थी एजुकेशन की, यहाँ पर भी जिस तरह से वैदिक पीरियड में आवासीय शिक्षा हुआ करती थी, आवासीय गुरुकुल होते थे, ठीक यहाँ पर मठ एवं विहार भी आवासीय होते थे और यहाँ पर विद्यार्थी रहते थे और उनको उसी तरीके से जीवन जीना पड़ता था जिस तरीके से यानी एक मोरल कैरेक्टर और एक स्पिरिचुअल प्योरिटी के साथ उन्हें लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी। उन्हें 10 जो है वो बातों का ध्यान में रखना पड़ता था जो बुद्ध के द्वारा बताई गई थी। तो मोटे तौर पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी जीवन था वो ठीक वैदिक शिक्षा की ही बात था, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी को ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता था, यहाँ विद्यार्थी को श्रमण या सामनेर के नाम से पुकारा जाता था। समानता ये थी कि वहां पर विद्यार्थी गुरुकुल में रहता था, आवासीय होती थी व्यवस्था, यहाँ पर भी विद्यार्थी जो है वो मठ एवं विहार या शंभू में रहता था। क्लियर यहाँ तक? अब बात आते हैं टीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब जब स्टूडेंट को समझ लिया तो यहां पर टीचर को भी समझ लें। जो टीचर होता था यहाँ पर, जैसे हम वैदिक शिक्षा में टीचर को किस नाम से पुकारते थे? टीचर को हम आचार्य कहते थे। तो यहाँ पर टीचर को कहा जाता था उपजस्य। ध्यान रखें, टीचर कॉल्ड उपजस्य। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे वहां पर आचार्य शब्द इस्तेमाल किया जाता था, यहां पर उपजस्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उपजस्य क्या होते थे? टीचर्स आर भिक्षुक। जो भिक्षुक होते थे, यानी जिन्हें हम भिक्षुक, वही टीचर बनते थे। जिस तरीके से वैदिक शिक्षा में ब्राह्मणों को शिक्षा प्राप्त करने या शिक्षा प्रदान करने का या अध्यापन कार्य करने का अधिकार था, ब्राह्मण ही टीचिंग करते थे, उसी तरीके से बुद्धिस्ट पीरियड में या बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में भिक्षुक को ही टीचिंग करने का राइट था। अब वो चाहे किसी भी कास्ट का हो। भिक्षुक वो होते थे जो आजीवन मठों एवं विहारों में ही रहते थे, आजीवन अविवाहित रहते थे, यानी आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अर्थात जो सोशल लाइफ अडॉप्ट नहीं करते थे उनको ही भिक्षुक कहा जाता था। तो जो आजीवन अपना संपूर्ण जीवन जो है वो डिवोट करते थे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए, बुद्धिस्ट सिस्टम के लिए, मॉनेस्ट्रीज के लिए, यानी जो आजीवन मॉन्क के रूप में, अर्थात जिन्हें साधु कहा जाता था। बुद्धिस्ट क्या होते थे? बुद्धिस्ट एक तरीके के मॉन्क होते थे, यानी साधु होते थे। ये मॉन्क्स हैं। तो उन्हीं मॉन्क्स को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। जैसे वैदिक शिक्षा में आचार्य जो होता था, आचार्य शादी भी करता था, आचार्य के बच्चे भी होते थे, लेकिन यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था वो मॉन्क्स को था, यानी भिक्षुक को। जो यहाँ पर वैसे बुद्ध में जो मॉन्क्स होते हैं, साधु होते हैं, उनको भिक्षुक कहा जाता था और भिक्षुक ही शिक्षण कार्य टीचर्स के रूप में होते थे। और उन भिक्षुक को, जो भिक्षुक टीचिंग कार्य करते थे, उनको उपजस्य कहा जाता था। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर सिस्टमेटिकली नोट डाउन करने हैं, क्योंकि यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा हम वैसा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल वही डिस्कशन कर रहे हैं जो हमको एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है, या एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं।
तो अब टीचर्स की जब बात आ रही तो समझ में क्या आया, हमें क्या ध्यान रखना है कि बौद्ध शिक्षा में शिक्षण या शिक्षक के रूप में केवल भिक्षुक ही कार्य करते थे, और जो भिक्षुक शिक्षण कार्य करते थे उनको उपजश्य कहा जाता था। अब टीचर के रूप में अपॉइंट होने की शर्त क्या होती थी? टीचर में अपॉइंट होने की या जो एलिजिबिलिटी थी वो क्या थी? एलिजिबिलिटी ये थी कि उसी व्यक्ति को एज अ टीचर या उसी भिक्षुक को एज अ टीचर अपॉइंट किया जाता था जो कम से कम 10 ईयर एज अ भिक्षुक लाइफ स्पेंड कर चुका होता था या एज अ मॉन्क वो कार्य कर चुका होता था। तो कम से कम उसे 10 वर्ष का जो है एज अ भिक्षुक वर्क कर लिया हो उसने, और फिर प्योरिटी ऑफ सोल हो, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर हो, प्योरिटी ऑफ जनरसिटी हो, अर्थात उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका आचरण उत्तम हो, और उसे बौद्ध साहित्य का ज्ञान हो, उसे वेदों पुराणों शास्त्रों का ज्ञान हो, तो ही वो एज अ टीचर या एज अ उपजश्य वर्क कर सकता था। तो जो सेवा शर्तें थी टीचर के लिए वो थी कि कम से कम उसने 10 वर्ष एज अ मॉन्क या एज अ भिक्षुक लाइफ स्पेंड की हो। दूसरा, व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व की दृष्टि से उच्च कोटि का हो, और उसे बौद्ध साहित्य और वैदिक साहित्य का पर निपुणता प्राप्त हो, मास्टरी हो, तो वही व्यक्ति एज अ टीचर वर्क कर सकता था। तो बात समझ में आई? तो हम लोगों ने एम को डिस्कस किया। एम में हमें क्या ध्यान रखना है? निर्माण को ध्यान में रखना है, या हम उसको अनुत्तर सम्यक संबोध ही कह सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने एडमिशन के बारे में बात की। एडमिशन के बारे में जब हमने बात की तो हमें प्रबंजा सेरेमनी ध्यान में रखना है एट द मिनिमम एज ऑफ 8 years फॉर द ऑल कास्ट। जब हमने स्टूडेंट के बारे में बात की तो हमें ध्यान में क्या रखना है? हमें ध्यान में रखना है श्रमण या सामनेर ध्यान में रखना है। जब हमें टीचर के बारे में बात करनी है तो हमें टीचर में भिक्षुक याद रखना है, उपजश्य याद रखना है, और मिनिमम 10 years एज अ भिक्षुक लाइफ ध्यान रखना है। ये मुख्य बातें हैं जो अब तक की चर्चा में आपको दिमाग में अपने रखनी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और समझ लेनी है कि यहाँ पर जो टीचर होते थे वो टीचर्स की 2 कैटेगरीज होती थी। जो टीचर होता था यहाँ पर वो 2 कैटेगरी का होता था। एक आचार्य कैटेगरी का होता था, और दूसरी जो कैटेगरी होती थी वो होती थी उपाध्याय। यहाँ पर जो टीचर है वो 2 तरीके से 2 श्रेणियों में विभाजित है। एक है आचार्य और दूसरा है उपाध्याय। आचार्य उसे कहा जाता था जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर के या इंडिविजुअल लेवल पर नंबर ऑफ ग्रुप स्टूडेंट्स को लेकर के 12 ईयर तक, ध्यान रखें कि ये 12 ईयर्स तक शिक्षा प्रदान करते थे। अर्थात प्रवज्जा संस्कार के बाद जो विद्यार्थी होता था वो किसी एक आचार्य के सानिध्य में रहता था, और आचार्य ही उसको शिक्षित करता था। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। तो आचार्य किन्हें कहा जाता था? आचार्य वो से टीचर होते थे जो विद्यार्थियों के एक समूह को 12 वर्ष तक प्रशिक्षित करते थे, और ये किसी तरीके की कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लेते थे अपने विद्यार्थियों से, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 12 ईयर तक एजुकेशन प्रोवाइड करते थे आफ्टर प्रवज्जा सेरेमनी। दूसरा, उपाध्याय जो होते थे ये थोड़े से हायर लेवल के टीचर होते थे, और ये वो टीचर होते थे जिन्हें वेदों पुराणों का ज्ञान होता था। चूंकि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो करिकुलम था उसमें जो हमारा बुद्धिस्ट या जो बौद्ध लिटरेचर है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। जो वैदिक लिटरेचर था, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, चाहे वो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स का लिटरेचर रहा, वो सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो उपाध्याय वो होते थे जो जब बालक 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त कर लेता था,
अर्थात जब वो क्योंकि 12 वर्ष की शिक्षा के समाप्ति के पश्चात वहां पर दो प्रावधान थे, या तो विद्यार्थी आगे जो है वो शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन आगे की शिक्षा ग्रहण तभी कर सकता था जब वो आजीवन भिक्षुक होने का व्रत धारण करे, या फिर 12 वर्ष की शिक्षा की समाप्ति के पश्चात वो अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश ले सकता था। तो वो जो स्टूडेंट अपनी 12 ईयर की स्टूडेंट लाइफ के बाद नॉर्मल लाइफ जीने की चाह रखते थे, तो उनको केवल आचार से ही पढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन जो भिक्षुक बनने का व्रत ले लेते कि अर्थात अब उन्होंने शादी विवाह करना या जो घरेलू जीवन है उसको जीने की उनके अंदर इच्छा नहीं होती थी, तो जो एज भिक्षुक जो है जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेते थे, तो फिर उन्हें उपाध्याय जो पढ़ाता था वो 10 ईयर्स पढ़ाता था। 10 ईयर्स यानी वेदों का यानी शास्त्रों का ज्ञान उसे कराया जाता था। यहाँ पर तो सामान्य पाठ्यक्रम होता था, यहाँ का पाठ्यक्रम विशिष्ट है। तो वो 10 वर्ष जो था वो वैदिक साहित्य वेद पुराण का यहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ाता था, भिक्षुक को। इसीलिए हमने कहा कि भिक्षुक वो होता था जिसे वेद पुराण और साहित्य का भी ज्ञान होता था, अर्थात वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ वो वैदिक लिटरेचर, वेद पुराण भी, उपनिषद भी जानता था। और जो उपाध्याय होते थे वो भिक्षुकों को पढ़ाते थे, वो नॉर्मल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते थे। जो भिक्षुक बनने का डिसीजन ले चुके होते थे लोग, उनको ये लोग पढ़ाते थे और 10 साल तक उनको पढ़ाया जाता था। हाँ, ये फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते थे, लेकिन जो उपाध्याय होते थे वो विद्यार्थियों से कुछ कास्ट या कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ उनसे द्रव्य लेते थे। तो यहाँ पर ये मुक्त रूप से यानी फ्री ऑफ कास्ट टीचिंग प्रोवाइड करते थे, लेकिन ये पेड टीचर होते थे, इनके लिए विद्यार्थी को कुछ पे करना पड़ता था, कुछ फीस देनी पड़ती थी। तो टीचर में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। भिक्षुक ही टीचर के रूप में काम कर सकते थे, और जो भिक्षुक टीचर के रूप में काम करता था उसे उपजर्ष कहा जाता था। और उपजर्ष की 2 श्रेणियां होती थी, आचार्य और उपाध्याय। आचार्य वो होते थे जो 12 वर्ष तक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे, और फिर 12 वर्ष के बाद अगली जो 10 वर्षीय शिक्षा है जो कि सामान्य विद्यार्थी को नहीं दी जाती थी, केवल भिक्षुक ही ग्रहण करते थे, उन भिक्षुकों को जो पढ़ाते थे उनको हम उपाध्याय कहते थे। तो टीचर क्लियर हुआ बौद्धिस्ट एजुकेशन का। चलिए अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की चर्चा करते हैं तो हमको क्या है, टोटल कितना मिल रहा है? टोटल 22 इयर्स है। टोटल 22 इयर्स क्या है? क्योंकि जिसमें से हमने कहा ना कि टोटल 22 इयर्स, जिसमें से जो 12 ईयर है वो एज अ प्रवज्जा या एज कह लीजिए सामने, और फिर 10 इयर्स एज भिक्षुक। आपको लेनी पड़ती थी। तो जो पाठ्यक्रम का यानी जो शिक्षा की अवधि थी बौद्ध शिक्षा में, वो टोटल 22 वर्ष होती थी। यानी जो शिक्षा की अवधि है वो वैदिक से कम है, क्योंकि वहां पर 48 साल तक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। यहाँ पर 8 से 12 यानी जो है 8 साल की उम्र में वो प्रवज्जा संस्कार से प्रवेश लेता था, और 20 साल में उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती, क्योंकि प्रवज्जा के बाद 12 वर्ष का ही पाठ्यक्रम होता था। उसे 12 वर्ष ही मठों एवं विहारों में रहना पड़ता था, और उसके बाद वो अपना सोशल लाइफ में प्रवेश ले सकता था। लेकिन अगर उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का, या आजीवन उसने अविवाहित रहने का, या आजीवन साधु के रूप में रहने का निर्णय लिया, तो फिर उसे अगले 10 साल और शिक्षा ग्रहण करनी थी। तो यहाँ पर वही जो आचार्य पढ़ाते थे, यहाँ पर उपाध्याय पढ़ाते थे। तो टोटल जो बुद्ध शिक्षा का या बौद्धिक शिक्षा का जो कालखंड था वो टोटल 22 वर्ष है, जिसमें से एक सामान्य विद्यार्थी जो होता था वो केवल 12 वर्ष तक ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था या करता था, और जो साधु होते थे, मॉन्क या भिक्षुक होते थे,
वो 10 वर्ष और एक्स्ट्रा शिक्षा ग्रहण करते थे। तो टोटल 22 इयर्स का एजुकेशन सिस्टम था बुद्धिस्ट पीरियड में। अब आते हैं मोड ऑफ एजुकेशन। तो मोड ऑफ एजुकेशन के जब हम बारे में बात करते हैं तो जनरली जो इसमें दो तरह की है, तो को एजुकेशन ही थी। को एजुकेशन था, यानी बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बुद्धिस्ट पीरियड में की प्रारंभिक चरण में महिलाओं को या लड़कियों को विहारों और मठों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो जो इनिशियल फेज था, जो प्रारंभिक कालखंड था बौद्ध शिक्षा का, वहां पर सह शिक्षा प्रचलन में नहीं थी। केवल बॉयज को ही या पुरुषों को ही या मेल एजुकेशन का ही कॉन्सेप्ट था। लेकिन बुद्ध के एक बहुत परम शिष्य थे आनंद, और जब आनंद ने बुद्ध से सिफारिश की कि गुरुदेव लड़कियों को भी यहाँ पर प्रवेश दिया जाए, उनको भी यहाँ पे पढ़ाया जाए, तब जाकर के बुद्ध ने स्वीकृति प्रदान की थी, परमिशन दी लड़कियों को। तो फिर बाद में जो था मठों एवं विहारों में लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति मिली और उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो जो ओवरऑल सिस्टम था बुद्धिस्ट पीरियड का, वो को एजुकेशन ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ से इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जब आनंद के द्वारा बुद्ध से ये रिक्वेस्ट की गई कि गर्ल्स का एडमिशन दिया जाए मॉनेस्ट्रीज में एंड विहारों में, तो फिर बुद्ध ने परमिशन दी और उसके पश्चात ही फिर गर्ल्स को प्रवेश मिला। लेकिन जब गर्ल्स को प्रवेश दिया गया तो बुद्ध ने यह जरूर कहा था कि कोई भी भिक्षुक अकेले में किसी महिला को या किसी गर्ल्स को नहीं जो है वो पढ़ाएगा। और दूसरी बात कि उसी महिला को प्रवेश मिलेगा जो शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षी हो या इच्छुक हो, अविवाहित हो। तो इस तरह की जो बातें थी वो इन कंडीशंस पर बुद्ध ने परमिशन दी थी। तो मोड ऑफ एजुकेशन की जब बात करेंगे तो को एजुकेशन था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, बट इनिशियल स्टेज पर नहीं था, बाद में हुआ। लेकिन ओवरऑल रूप से जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम को एजुकेशन ही टिक करेंगे, वहां पर मेल को टिक नहीं करेंगे। क्लियर? अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी जो शिक्षा का माध्यम होता था या जो निर्देशन का अनुदेशन का माध्यम होता था। तो जो लैंग्वेज थी यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन में, जिसे हम लैंग्वेज का मतलब ही क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो लैंग्वेज जो थी बेसिकली यहाँ पर दो थी, पाली एंड संस्कृत। ध्यान रखें कि पाली जो है वो मुख्य, क्योंकि जो बुद्ध के उपदेश थे उन्होंने पाली भाषा में ही दिए थे, और बुद्ध का जो पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली भाषा में है। तो जो मीडियम ऑफ टीचिंग था या जो इंस्ट्रक्शंस था वो पाली भाषा और संस्कृत में। हाँ, संस्कृत में इसलिए भी था क्योंकि जो करिकुलम था उसमें वेद, पुराण और उपनिषद भी शामिल थे। तो वहां पर संस्कृत को भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, शिक्षा का माध्यम थी संस्कृत भी इस कालखंड में। लेकिन बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली थी, उनके उपदेश पाली भाषा में थे। इसलिए तो कि जब कभी ऑप्शन पूछा जाए और जो है पाली और संस्कृत में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े तो आप पाली सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों को कंबाइन करके ऑप्शन बनाया जाए कि बोथ पाली एंड संस्कृत, तब आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें कि जब पाली और संस्कृत में से किसी एक को का चुनाव करवाएगा या 3-4 और भी चीजें देगी तो आप प्रेफर किसको करेंगे, पाली को करेंगे। लेकिन जब कोई एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाए जहां पर पाली और संस्कृत दोनों को कंबाइनली रखा जाएगा तो फिर आप दोनों को ही टिक करेंगे, वहां पर केवल पाली नहीं टिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि मान लीजिए ए में ऑप्शन रख दिया जाए ए पाली, बी संस्कृत, सी बोथ पाली एंड संस्कृत एंड डी नन ऑफ देम, तो फिर आप वहां बोथ को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, केवल इंडिविजुअल पाली को टिक नहीं करेंगे, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर
करिकुलम की बात करते हैं, पाठ्यक्रम की बात करते हैं। जो करिकुलम था यहाँ पर, तो करिकुलम बेसिकली जो था वो मेनली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल था, इस बात का ध्यान रखें। जो पाठ्यक्रम था वो मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक था। अब कैसे धार्मिक और आध्यात्मिक था, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो बुद्ध की शिक्षा थी या बुद्ध का जो पूरा उनका लाइफ था, उस लाइफ को उनको शिष्यों ने संकलित किया एक बुक के फॉर्म में, और उसको उन्होंने 3 बुक्स बताए। यानी जो करिकुलम का सोर्स था वो था त्रिपिटक। हम उसको क्या कहते हैं? त्रिपिटक। दिस इज अ मेन सोर्स ऑफ द करिकुलम। जो स्टडी मटेरियल था बुद्धिस्ट एजुकेशन का, वो एक त्रिपिटक था। त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरी या 3 पेटारी, और इस त्रिपिटक में 3 चीजें थी। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक थे। शुद्ध पिटक, शुद्ध, विनय और अभिधम। कभी कभी अभिधम पढ़ जाता है, कभी कभी अधिधम कहा जाता है, अभिधम। तो ये 3 मेन बुक्स थी करिकुलम की यहाँ पर। और ये जो पूरी बुक्स थी, ये ध्यान रखिए कि ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। हालांकि इनका संस्कृत वर्जन भी डेवलप किया गया था बाद में, और ये तीनों बुक्स संस्कृत में पाली लैंग्वेज में थी, और यही मेन करिकुलम था यहाँ पर। अब ये जो बुक्स थी ये अलग अलग चीजों के बारे में बताती थी। ध्यान रखें कि जो शुद्ध पिटक था, इस चीज को ध्यान रखें कि एग्जाम में यहां से भी पूछा जाता है। तो त्रिपिटक क्या है, सबसे पहले पूछा जाए। जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, उस बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो लिटरेचर था, वो मेनली लिटरेचर क्या था? तो मेनली जो लिटरेचर था वो लिटरेचर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल था, और जिसके अंतर्गत त्रिपिटक की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। त्रिपिटक है क्या? त्रिपिटक इज द कलेक्शन ऑफ 3 बुक्स। त्रिपिटक का मतलब लिखा है ट्राई, त्रिपिटक मतलब ट्राई यानी 3, और पिटक का मतलब पेटारी या टोकरी था, यानी एक डलिया था जिसमें समूह था। तो त्रिपिटक का मतलब ये सब पाली भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखें। अब ये 3 बुक जो थी, यानी 3 वॉल्यूम में ये बुक थी। पहला वॉल्यूम शुद्ध पिटक कहलाता था, दूसरा वॉल्यूम विनय पिटक कहलाता था, और तीसरा वॉल्यूम जो था वो अभिधम पिटक कहलाता था। हर विद्यार्थी को ये 3 वॉल्यूम जरूर पढ़ने पड़ते थे, चाहे वो 12 वर्षीय शिक्षा में ग्रहण करे या वो पूरा 22 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले। अब शुद्ध पिटक में भगवान बुद्ध के जो थे वो उपदेश थे, या उनके जो शिक्षाएं थी, उनके बताए गए सिद्धांत थे, या प्रिंसिपल कह लीजिए। बात समझ में आया? शुद्ध पिटक जो था इज द कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट शरण। जो बुद्ध के उपदेश थे, उन उपदेशों का, यानी जो उन्होंने कहानियां सुनाई अपने शिष्यों को, या जो लोगों को उन्होंने जो बातें बताई, या जो कुछ भी उनको इंस्ट्रक्ट किया, उन चीजों का संकलन था। ध्यान रखें कि ये जो संकलन तैयार किया गया था, वो संकलन उनके शिष्यों ने तैयार किया था, जिसमें से आनंद की भूमिका जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और ये जो तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में, ये श्रीलंका में लिखे गए थे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये क्या थे? भगवान बुद्ध के उपदेश थे। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के उपदेश पढ़ने होते थे विद्यार्थी को। फिर विनय पिटक आता था। विनय का मतलब क्या होता है? आचरण।
विनय पिटक वो वॉल्यूम था या वो बुक होती थी जिसमें एक भिक्षुक को या एक विद्यार्थी, एक भिक्षुक को के आचरण का, यानी जो सम्यक आचरण की बात, यानी जो राइट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट था बुद्धिस्ट एजुकेशन में, वो राइट बिहेवियर क्या होता है, उस राइट बिहेवियर का, यानी एक तरीके से इसको हम अनुशासन की बात करते हैं, जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसको अनुशासन की टोकरी, इसे हम ज्ञान की टोकरी कहते थे। ये ज्ञान है, यानी सम्यक ज्ञान की जो बात उन्होंने की, तो सम्यक ज्ञान कहां से प्राप्त हो सकता है? शुद्ध पिटक से प्राप्त होता है। फिर जो उनका दूसरा त्रिरत्न जो उनके थे, वो त्रिरत्न क्या थे? त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। यही था राइट कैरेक्टर, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। तो जो शुद्ध पिटक था, इस बात का ध्यान रखें कि ये किसके बारे में था? ये बात करता था सम्यक ज्ञान के बारे में। लेकिन टू द पॉइंट चीजें यहां पर बस ध्यान रखेंगे। ये किसका स्रोत था? सम्यक ज्ञान, अर्थात भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिया गया ज्ञान था। विनय पिटक का मतलब है यहां पर सम्यक आचरण, यानी ये अनुशासन की टोकरी थी। इसमें भिक्षुक को क्या के करणीय और अकरणीय कर्मों का जो था वो लेखा जोखा होता था कि उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। और फिर यहां था अभिधम्म पे जो पिटक था, इसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन, अर्थात ये जो था वो लॉजिकल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी था, जो सबसे बाद में तैयार किया गया था। यहाँ पर पूरा का पूरा जो बौद्ध दर्शन था, जो बौद्ध फिलॉसफी थी, उसके बारे में बताया गया था। तो ये अभिधम्म पिटक का जो संबंध था वो सम्यक दर्शन से था। और इसमें एक तरीके से एक्सप्लेनेशन ऑफ या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी था। तो ये तीन समझ में आया। करिकुलम में मेन चीज समझ में आई क्या थी? करिकुलम में एक बुक थी जिसको हम त्रिपिटक कहते थे, या जो पाली भाषा में संस्कृत में लिखी गई थी। और ये जो त्रिपिटक बुक थी पाली भाषा की, जिसका एक संस्कृत वॉल्यूम भी तैयार किया गया, बाद में ट्रांसलेशन तैयार हुआ। ये जो बुक थी ये तीन पार्ट्स में, तीन वॉल्यूम में थी, शुद्ध, विनय और अभिधम्म। शुद्ध का जो संबंध था, जो शुद्ध विनय पिटक थी, वो सम्यक ज्ञान का स्रोत था, अर्थात इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का, उनकी शिक्षाओं का जो है वो संकलन था। फिर विनय पिटक था। विनय पिटक में जो सम्यक आचरण की बात बुद्ध ने बताई थी, अर्थात बुद्ध ने कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो फिलॉसफी था वो लॉ ऑफ कर्म पर बेस्ड थी। तो लॉ ऑफ कर्म या कर्म का जो सिद्धांत था, तो उस कर्म के सिद्धांत में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे अहिंसा के बारे में बहुत जो है एक तवज्जो दी, तो उसके बारे में जो उल्लेख था कि एक विद्यार्थी को, एक भिक्षुक को, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, उसका जो सारा जो संकलन था या उसका जो सारा लेखा जोखा था वो उस विनय पिटक में था। और फिर तीसरी जो बुक थी वो थी अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में जो था वो फिलोसॉफिकल एक एनालिसिस था, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था बुद्धिस्ट एजुकेशन का या बुद्धिस्ट फिलॉसफी का। ये सबसे बाद में तैयार की गई। क्लियर? अब चूंकि ये सभी को पढ़ाई जाती थी, लेकिन इसके अलावा केवल इतना ही नहीं पढ़ाया जाता था, या करिकुलम में इतना ही नहीं था। ध्यान रखें, करिकुलम में और भी सारी चीजें थी, वो सारी, यानी करिकुलम में मैथमेटिक्स भी थी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी, लॉजिक्स भी पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ाया जाता था, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था, ग्रामर भी पढ़ाई जाती थी,
लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था और भी सारी चीजें थी, ये भी था करिकुलम का पार्ट। तो लेकिन ये यानी वो सारी चीजें पढ़ाई जाती थी जो वैदिक पीरियड में थी। बात समझ में है यहाँ पर। और लिटरेचर में हमने कहा ना कि यहाँ पर वेद, उपनिषद, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाती थी यहाँ पर। तो इनका जो करिकुलम था वो ज्यादा रिच था वैदिक पीरियड से, क्योंकि वैदिक पीरियड में केवल वैदिक लिटरेचर ही पढ़ाया जाता था। यहाँ पर पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर तो था ही, साथ ही साथ इनका त्रिपिटक भी था। तो एक तरीके से अगर हम समझें तो बौद्ध शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो वैदिक शिक्षा से ज्यादा समृद्धशील था, ज्यादा समृद्ध और प्रभावशाली था। क्लियर? अब टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो टीचिंग मेथड बुद्धिस्ट एजुकेशन का भी जो था वो ओरल ही था, मौखिक रूप से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर जिस तरीके से वैदिक पीरियड में था, जैसे वहां पर डिबेट, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार होता था, तो वैसे बुद्धिस्ट शिक्षा में भी आप बौद्ध जो है वो संगीतकाएं आयोजित होती थी, बौद्ध सम्मेलन आयोजित होते थे। तो चूंकि बड़े बड़े बौद्ध जो मठ एवं विहार होते थे, चूंकि जब हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि जो बुद्धिस्ट पीरियड में जो सेंटर ऑफ एजुकेशन होते थे, उन सेंटर ऑफ एजुकेशन को हम मॉनेस्ट्रीज यानी जिन्हें मठ कहा जाता है हिंदी में, विहार एवं संघ हुआ करते। तो संघों, विहारों और मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी और ये आज के औपचारिक रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समतुल्य होते थे। तो यहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम होता था वो मौखिक था। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी वो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुकी थी। जब हम टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो टीचिंग मेथड तो बेसिकली क्या था, ओरल ही था यहाँ पर। लेकिन ओरल के साथ साथ रिटन सिस्टम डेवलप हो चुका था यहाँ, इस बात का ध्यान रखें। रिटन सिस्टम डेवलप हो चुका था, क्योंकि जब हम नालंदा विश्वविद्यालय की आगे चर्चा करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में उसको स्थान प्राप्त है आज भी। तो वो लाइब्रेरी कैसे बनी हुई है, इसका मतलब था कि उस कालखंड में चीजों को लिख करके रखने की व्यवस्था प्रचलित हो चुकी थी। हाँ, वो आज के संदर्भ में उतनी एफिशिएंट नहीं रही होगी, लेकिन रिटन कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली जो टीचिंग मेथड था वो ओरल था, बट लर्निंग जो मेथड था वो रिटन था, अर्थात यहाँ पर विद्यार्थी टीचर के द्वारा बताई गई बातों को लिख सकते थे या लिख लेते थे। यहाँ पर कुछ इसके संदर्भ में साक्ष्य मिल रहे हैं। तो टीचिंग मेथड ओरल था, बट रिटन सिस्टम डेवलप हो चुका था, बट बहुत रिच नहीं था सिस्टम। रिटन सिस्टम बहुत प्रभावशाली या रिच नहीं रहा होगा, क्योंकि उस कालखंड में जो रिटन मटेरियल थे वो उतने डेवलप नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, इस बात के साक्ष्य हैं। तो मेथड्स के रूप में जब भी आपके बारे में चर्चा होगी तो मेथड्स वही जो वैदिक एजुकेशन में थे, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो आपका कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो सिंपोजियम हो। तो ये सारे मेथड ओरल फॉर्म में वैदिक पीरियड की तरह बुद्धिस्ट पीरियड में भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन वैदिक पीरियड में रिटन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर रिटन सिस्टम डेवलप हो चुका था, तो ओरल के साथ साथ रिटन सिस्टम भी इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन प्राइमरी रोल ओरल का था, सेकेंडरी स्थान पर रिटन सिस्टम था। तो यहाँ तक हम लोगों ने टीचिंग मेथड को डिस्कस कर लिया। अब डिसिप्लिन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन में अनुशासन की जो बात होती है, यानी अनुशासन, तो जब हमने अनुशासन के बारे में बात की वैदिक पीरियड में, तो वहां पर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई थी।
लेकिन यहाँ पर अनुशासन को बहुत महत्व दिया। जब हमने कोर ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में बात की थी तो वहाँ पर डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड विजडम, ये 3 चीजें आई थी। तो अनुशासन को बहुत महत्व दिया गया था और अनुशासन को की एक टोकरी, यानी जो हमने विनय पिटक के बारे में बात की, जो उनका 2nd वॉल्यूम था, जो बुक थी उनकी त्रिपिटक के अंतर्गत, वो पूरी की पूरी डिसिप्लिन बेस्ड थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस कालखंड में अनुशासन कैसा रहा होगा। अनुशासन डेमोक्रेटिक था, लेकिन मठों एवं विहारों में जो अनुशासन के रूल बताए गए थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो डिसिप्लिन था वो हम कहेंगे कि स्टूडेंट फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ संघ्स स्ट्रिक्टली। संघों के, विहारों के, मठों के नियम कानून का कड़ाई से पालन करना होता था। लेकिन वो जो मठों एवं विहारों के रूल होते थे वो बड़े डेमोक्रेटिक थे, लोकतांत्रिक नेचर के। तो जो डिसिप्लिन था यहाँ पर वो था डेमोक्रेटिक नेचर का, बस ये ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक नेचर का था। लेकिन वो रूल रेगुलेशंस क्या थे? वो रूल एंड रेगुलेशंस वो थे जो मठ या विहार के द्वारा बनाए गए होते थे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को मठों एवं विहारों के द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना होता था। लेकिन वो कड़ाई से पालन करने वाले नियम जो होते थे वो लोकतांत्रिक प्रकार के होते थे, अर्थात यदि कोई व्यक्ति उनको ब्रेक करता था या कोई विद्यार्थी उन नियमों को तोड़ता था तो उसको यथा लोकतांत्रिक तरीके से दंड का भी प्रावधान होता था। उस बिना ऐसा भी नहीं है, उससे पूछताछ होती थी, उससे कारण पूछे जाते थे उस अनुशासनहीनता के। ऐसा नहीं है कि बिना पूछे उसको दंडित कर दिया जाता था या उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता था। तो रिस्ट्रिकेशन भी हो सकता था, पनिशमेंट भी मिलता था, लेकिन उससे उसका पक्ष पहले सुना जाता था, जाना जाता था। उसके बाद उसकी गलती किस तरह की है और किस संदर्भों में उसने अनुशासनहीनता की है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो वहाँ उसके टीचर होते थे, जो उपजक्ष होते थे, वो उसको दंडित करते थे या पनिश करते थे। तो कुछ इस तरीके का अनुशासन था वहाँ पर। अनुशासन ठीक वैसे ही था जैसे आजकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है। तो एक तरीके से उसी तरीके का, यानी जो आज की शिक्षा की व्यवस्था की अनुशासन व्यवस्था है वो ठीक बुद्ध शिक्षा से या बौद्धिक शिक्षा से प्रभावित है, या हम कह सकते हैं कि उस पर ही बेस्ड है, ये हम कह सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। फिर इसके बाद डिसिप्लिन के बाद इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा करते हैं। इंस्टीट्यूशंस की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उन इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो उसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अब तक जो चर्चा की है अगर हम उसको रिमाइंड करें तो उसमें से आपको मुख्य चीजें जो है उसको नोट डाउन करना होगा, दिमाग में रखना होगा। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो बौद्ध दर्शन था वो नास्तिक था, और जो बौद्ध दर्शन था वो नास्तिक होने के साथ साथ 2 संप्रदायों में बटा था, हीनयान और महायान। यानी जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं हीनयान और एक को कहते हैं महायान। इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये हमको लोअर है और ये अपर साइड है। हीनयान और महायान 2 भागों में, 2 संप्रदायों में बौद्ध दर्शन विभाजित हो गया था। और हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर हीनयान क्या था? ये एक तरीके से ट्रेडिशनल विंग है इनकी, और ये मॉडर्न विंग है बौद्ध धर्म की। तो ये एक आधुनिक धारा है, महायान आधुनिक धारा है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो बौद्ध दर्शन है वो महायान युक्त है।
इसका जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो बहुत कम है, लेकिन ये परंपरागत विचारधारा है। हीनयान वो लोग थे या हीनयान वो संप्रदाय है जो भगवान बुद्ध को बुद्ध मानता ही नहीं। अर्थात उसने कहा कि बुद्ध एक महापुरुष थे, लेकिन ये बुद्ध को नहीं मानते थे ईश्वर के रूप में, यानी ये बुद्ध की पूजा नहीं करते, केवल बुद्ध के ज्ञान को मानते हैं, बुद्ध के उपदेश को मानते हैं। उनका ये मानना था कि भगवान बुद्ध को ईश्वर ने शक्ति दी थी, या भगवान बुद्ध के पास वो भगवान नहीं है लेकिन एक श्रेष्ठ मानव थे, उनकी पूजा करना उचित नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं पूजते, एक श्रेष्ठ मानव जरूर मानते हैं, उनकी शिक्षा को मानते हैं, लेकिन वो चूंकि भगवान बुद्ध स्वयं, इनका कहना कि भगवान बुद्ध ने ये कहा कि भगवान है ही नहीं, केवल उन्होंने कर्म को माना, तो ये केवल बुद्ध की शिक्षा को मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते। महायान वो था जो भगवान बुद्ध की शिक्षा को भी मानते हैं और भगवान बुद्ध को भी भगवान के रूप में पूजते हैं। तो इन लोगों ने भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई, मठों एवं विहारों में इनके बड़े बड़े स्तूप बनवाए और उनके सामने बैठ करके ये लोग प्रार्थना करते हैं। ये लोग केवल कर्म को ही भगवान मानते हैं, ये भगवान बुद्ध को ही भगवान मानने लगे। तो हीन और महायान के बारे में बस मोटी सी बात ये रखनेंगे कि जो हीनयान है ये उनका परंपरागत जो है बुद्ध का, ये जो परंपरागत जो, क्योंकि पहले भगवान बुद्ध यही कहते थे, क्योंकि वो अपने को मनुष्य मानते थे और केवल वो अच्छी अच्छी बातें जो बताते वो कहते इन बातों को फॉलो करिए, मुझे फॉलो करिए, मेरी पूजा मत करिए। भगवान बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप अपनाएंगे, इससे हमारे जीवन में दुख जो है वो जो चार आर्षत्व उन्होंने बताया कि दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण के मार्ग, वो जो चार आर्षत्व हैं उनको पालन के बारे में उन्होंने कहा। तो ये वो हीनयान था। महायान क्या थे? जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, भगवान ने अपना शरीर त्यागा, तो उसके बाद महायान लोगों ने, ये वो विचार लोग हो गए जो भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में स्थापित कर दिए और भगवान की बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई और बुद्ध की पूजा करने लगे। तो जब हम बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं तो बौद्ध शिक्षा में दो तरह की शिक्षा थी, एक भगवान बुद्ध की ही शिक्षा और फिर एक भगवान बुद्ध के बारे में शिक्षा। क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, जो जैसे नालंदा था वो महायान संप्रदाय पर बेस्ड था, लेकिन जो वल्लभी गुजरात, नालंदा जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो नालंदा यूनिवर्सिटी महायान संप्रदाय को फॉलो करती थी। तो वहां पर भगवान बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी और भगवान बुद्ध के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो वल्लभी यूनिवर्सिटी थी वो हीनयान संप्रदाय पर बेस्ड थी। और हीनयान संप्रदाय क्या है? हमने कहा कि हीनयान संप्रदाय वो है जो बुद्ध की शिक्षा को एक्सेप्ट करता लेकिन बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बुद्ध को ना मानने वाला संप्रदाय है और ये बुद्ध को मानने वाला संप्रदाय है। तो बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा दोनों को मानता है, ये बुद्ध को नहीं मानता, केवल बुद्ध की शिक्षा को मानता। तो जो वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में है वो यूनिवर्सिटी हीनयान पर बेस्ड है। तो चूंकि हमें इंस्टीट्यूशंस पढ़ाने थे और जितने भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हम तक्षशिला की बात करेंगे या विक्रमशिला की बात करेंगे, नालंदा की बात करेंगे, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये किसी न किसी एक संप्रदाय पर बेस्ड है, एक विचारधारा को या एक मूवमेंट को फॉलो करते हैं। कोई हीनयान को फॉलो करता है, कोई महायान को फॉलो करता है। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का ये रूट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से उनके इंस्टीट्यूशंस का जो कल्चर था या उन इंस्टीट्यूशंस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप समझ पाएंगे। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास पर जो रिमेनिंग पार्ट है इंस्टीट्यूशंस के आगे का वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें और आप इसको बड़े अच्छे से समझ भी रहे होंगे। फिर भी आप लोगों के जो लाइक्स और कमेंट्स है वो प्रॉपरली हमको नहीं मिलते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना फीडबैक एज ए कमेंट्स डेफिनेटली दें, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट्स और फीडबैक नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा और क्या समझ में नहीं आ रहा। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट बी गिव अ फीडबैक कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।